हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है खुशियों की दस्तक। जिंदगी के लम्हे किस पल क्या रंग लेंगे इसकी किसी को खबर नहीं होती। चंद घंटों पहले तक कौस्तुभ की जिंदगी कितनी सुहानी थी, पर इस समय तो हर तरफ सिवा अंधेरे के कुछ भी नहीं था। प्रतिभाशाली, आकर्षक और शालीन नौजवान कौस्तुभ को जो देखता था तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। एमए एमएससी केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट कौस्तुभ पीएचडी करने के साथ ही आईएएस की तैयारी भी कर रहा था। भविष्य के ऊंचे सपने थे उसके, मगर एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज सुबह की ही तो बात थी। कितना खुश था वो। 9 बजे से पहले ही लैब पहुंच गया था। गौतम सर सामने खड़े थे। उन्हीं के अंडर में वो पीएचडी कर रहा था। अभिवादन करते हुए उसने कहा, सर आज तो मुझे जल्दी निकलना होगा। सोच रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल्स पहले निपटा लूँ। ज़रूर कौस्तुभ, मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, पर तुम अपना काम कर लो। मेरी सहायता की तो यूं भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि जा कहाँ रहे हो। कोई खास प्लान है? प्रोफेसर गौतम उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं थे। विद्यार्थियों के साथ दोस्तों सा व्यवहार करते थे और उन्हें पता था कि आज कौस्तुभ अपनी गर्लफ्रेंड नैना को लेकर घूमने जाने वाला है, जहाँ वो उसे शादी के लिए भी प्रपोज करेगा। कौस्तुभ की मुस्कुराहट में प्रोफेसर गौतम के सवाल का जवाब छिपा था। उनके जाते ही कौस्तुभ ने नैना को फ़ोन लगाया। माय डियर नैना, तैयार होना, आज एक खास बात करनी है तुमसे। आई नो कौस्तुभ, शायद वही बात जिसका मुझे महीनों से इंतज़ार था, और ये तुम भी जानते हो। हाँ, आज हमारी पहली मुलाकात की वर्षगांठ है। आज का ये दिन हमेशा के लिए यादगार बना दूंगा मैं। लीड कानों में लगाए बातें करते करते कौस्तुभ प्रैक्टिकल्स की तैयारी भी कर रहा था। उसने परख नली में सल्फ्यूरिक एसिड डाला और दूसरी में 1/4 पानी भर लिया। बातें करते करते ही कौस्तुभ ने सोडियम मेटल्स निकालकर अलग कर लिए। इस वक्त कौस्तुभ की आंखों के आगे सिर्फ नैना का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था और दिल में उमंगों का ज्वार हिलोरे भर रहा था। नैना कह रही थी, कौस्तुभ तुम नहीं जानते कितनी बेसब्री से मैं उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ जो हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। आई लव यू टू। कहते कहते कौस्तुभ ने सोडियम मेटल्स परख नली में डाले, मगर भूलवश दूसरी के बजाय उसने इन्हें पहले वाली परख नली में डाल दिया। अचानक एक धमाका हुआ और पूरा लैब कौस्तुभ की चीखों से गूंजने लगा। आनन फानन लैब का स्टाफ और बगल के कमरे से 2-4 लड़के दौड़े आए। उनमें से एक ने कौस्तुभ की हालत देखी तो हड़बड़ाहट में पास रखी पानी की बोतल उसके चेहरे पर उड़ेल दी। कौस्तुभ के चेहरे से इस तरह धुआं निकलने लगा जैसे किसी ने जलते तवे पर ठंडा पानी डाल दिया हो। कौस्तुभ और भी जोर से चीखें मारने लगा। तुरंत कौस्तुभ को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके घर वालों को भी सूचना दे दी गई। इसी बीच कौस्तुभ बेहोश हो चुका था। जब वो होश में आया तो सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड नैना उसकी माँ के साथ खड़ी थी, पर वो नैना को देख नहीं पा रहा था। हादसे ने न सिर्फ उसका अधिकांश चेहरा बल्कि एक आंख भी बेकार कर दी थी। दूसरी आंख भी अभी खुल नहीं सकती थी, पट्टियां जो बंधी थी। वो नैना को छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था, मगर आज नैना उससे बिल्कुल दूर छिटक कर खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कौस्तुभ के करीब आए। कौस्तुभ 6 महीनों तक अस्पताल, डॉक्टर, दवाओं, पट्टियों और ऑपरेशन वगैरह में ही उलझा रहा। नैना 1-2 दफ़ा उससे मिलने आई, पर दूर रहकर ही वापस चली गई। कौस्तुभ की पढ़ाई, स्कॉलरशिप और भविष्य के सपने सब अंधेरों में खो गए। लेकिन इतनी तकलीफ़ों के बावजूद कौस्तुभ ने स्वयं को पूरी तरह टूटने नहीं दिया था। किसी न किसी तरह हिम्मत करके सब कुछ सहता रहा, इस सोच के साथ कि सब ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। ना तो लौटकर नैना उसकी ज़िंदगी में आई और ना ही उसका चेहरा पहले की तरह हो सका। अब तक उसके अभिभावक उस पर लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, पर अपना चेहरा देखकर वो स्वयं भी डर जाता था। घर आकर एक दिन जब कौस्तुभ ने नैना को फ़ोन करके बुलाना चाहा, तो वो साफ मुकर गई
और स्पष्ट शब्दों में बोली, देखो कौस्तुभ, वास्तविकता समझने का प्रयास करो। मेरे माँ बाप अब कतई मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा कोई भविष्य नहीं, और मैं स्वयं भी तुमसे शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि अब मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाऊंगी। सॉरी कौस्तुभ, मुझे माफ़ कर दो। कौस्तुभ कुछ कह नहीं सका, मगर उस दिन वो पूरी तरह टूट गया था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया अब पूरी तरह लुट चुकी है और कुछ भी शेष नहीं। मगर कहते हैं ना, हर किसी के लिए कोई ना कोई ज़रूर होता है। एक दिन सुबह माँ ने उसे उठाते हुए कहा, बेटे, आज डॉक्टर अंकुर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स कराया है। उनके यहाँ हर तरह की नई मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। शायद तेरी जिंदगी फिर से लौटा दें वो। कौस्तुभ ने एक लंबी सांस ली और तैयार होने लगा। उसे तो अब कहीं भी उम्मीद नजर नहीं आती थी, पर माँ का दिल भी नहीं तोड़ सकता था। कौस्तुभ अपने पिता के साथ डॉक्टर के यहाँ पहुंचा और रिसेप्शन में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी बगल में एक लड़की, जिसका नाम प्रिया था, आकर बैठ गई। साफ दिख रहा था कि उसका चेहरा भी तेजाब से जला हुआ है। फिर भी उसने बहुत ही करीने से अपने बाल संवारे थे और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसने सूट पूरी बाजू का पहन रखा था और दुपट्टे से गले तक का हिस्सा कवर्ड था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। ना चाहते हुए भी कौस्तुभ ने उससे पूछ ही लिया, क्या आप भी एसिड से जल गई थी? उसने कौस्तुभ की तरफ देखा, फिर गॉगल्स हटाती हुई बोली, जली नहीं, जला दी गई थी, उस शख्स के द्वारा जो मुझे बहुत प्यार करता था। कहते कहते उस लड़की की आंखें एक अनकहे दर्द से भर गईं, लेकिन वो आगे बोली, वो मज़े में जी रहा है और मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाती पल पल मर रही हूँ। मेरी शादी किसी और से हो रही है, ये खबर वो सह नहीं सका और मुझ पर तेजाब फेंक कर भाग गया। एक पल भी नहीं लगा उसे ये सब करने में, और मैं सारी जिंदगी के लिए। इस बात को हुए 1 साल हो गया। लाखों खर्च हुए, पर अभी भी तकलीफ नहीं गई। माँ बाप कितना करेंगे, उनकी तो सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। अपने इलाज के लिए अब मैं स्वयं कमा रही हूँ। टिफ़िन तैयार करके मैं उसे ऑफिसों में सप्लाई करती हूँ। मैं आपका दर्द समझता हूँ, मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। कितनी खूबसूरत थी मेरी ज़िंदगी, और आज क्या हो गई? कौस्तुभ ने कहा। एक दूसरे का दर्द बांटते बांटते कौस्तुभ और प्रिया ने एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लिया। फिर अक्सर दोनों के बीच बातें होने लगी। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। वैसे भी दोनों की ज़िंदगी एक सी ही थी, एक ही दर्द से गुजर रहे थे दोनों। एक दिन घर वालों के सुझाव पर दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। कोर्ट में सादे समारोह में उनकी शादी हो गई। कौस्तुभ को एक नाइट कॉलेज में नौकरी मिल गई। साथ ही वो शिक्षा से जुड़ी किताबें भी लिखने लगा और अनुवाद का काम भी करने लगा। 2 साल के अंदर उनके घर एक चांद सा बेटा भी हुआ। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था और चेहरा बेहद खूबसूरत। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाकर ऊंचे पद पर पहुंचाना ही अब उनका लक्ष्य बन गया था। बच्चा पिता की तरह तेज दिमाग का और माँ की तरह आकर्षक निकला, मगर थोड़ा सा बड़ा होते ही वो माँ बाप से कटा कटा सा रहने लगा। वो अपना अधिकांश वक्त दादा दादी या रामू काका के पास ही गुजारता, जिसे उसकी देखभाल के लिए रखा गया था। कौस्तुभ समझ रहा था कि वो बच्चा है, इसीलिए उनके जले हुए चेहरे को देखकर डर जाता है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 8वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम्स के बाद एक दिन उसने अपने दादा से जिद की, बाबा, मुझे हॉस्टल में रहकर पढ़ना है। पर ऐसा क्यों बेटे? बाबा चौंक उठे थे। कौस्तुभ तो अपने बेटे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में डालने वाला था। इसके लिए कितनी कठिनाई से दोनों ने पैसा भी इकट्ठा किए थे, मगर बच्चे की बात ने सभी को हैरत में डाल दिया। दादी ने लाड लड़ाते हुए पूछा था, ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? भला यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हम इतना प्यार करते हैं तुम्हें, हॉस्टल क्यों जाना चाहते हो? मोहित ने साफ शब्दों में कहा था। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप कितने बदसूरत हैं, इसीलिए वो मेरे घर भी नहीं आते। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। मोहित की बात पर दादी एकदम से भड़क उठी थी।
ये क्या कह रहे हो? तुम तो जानते हो कि मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, तभी तुम्हें नए नए कपड़े और किताबें लाकर देते हैं, और तुम्हें कितना प्यार करते हैं ये भी जानते हो तुम, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। तभी कौस्तुभ ने माँ का हाथ दबाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया और दबे स्वर में बोला, ये क्या कर रही हो मम्मी? बच्चा है, इसकी गलती नहीं। मगर कई दिनों तक मोहित इसी बात पर अड़ा रहा कि उसे हॉस्टल में रहकर पढ़ना है, यहाँ नहीं रहना। दादा दादी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर पूरे घर में चहल पहल उसी की वजह से तो रहती थी। तब एक दिन कौस्तुभ ने अपनी माँ को समझाया, माँ, मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसे अपने से दूर रखें। वो हमारे साथ रहेगा तो जाहिर है कभी भी खुश और मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकेगा। मेरी गुजारिश है कि वो जो चाहता है उसे वैसा ही करने दो। मैं कल ही देहरादून के एक अच्छे स्कूल में इसके दाखिले का प्रयास करता हूँ। भले ही वहाँ फीस ज़्यादा है, पर हमारे बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएगी। उसे वो मिल जाएगा जिसका वो हकदार है और जो मुझे नहीं मिल सका। 2 सप्ताह के अंदर ही कौस्तुभ ने प्रयास करके मोहित का एडमिशन देहरादून के एक अच्छे स्कूल में करा दिया, जहां उसे 70,000 डोनेशन देने पड़े, पर बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। मोहित को विदा करने के बाद प्रिया बहुत रोई थी। उसे लग रहा था जैसे मोहित हमेशा के लिए उससे बहुत दूर जा चुका है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। छुट्टियों में भी मोहित आता तो बहुत कम समय के लिए और उखड़ा उखड़ा सा ही रहता। उधर उसके पढ़ाई के खर्चे बढ़ते जा रहे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए कौस्तुभ और प्रिया को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही थी। समय बीतते देर नहीं लगती। मोहित अब बड़ा हो चुका था। उसने बीए के बाद एमबीए करने की जिद की। अब तक कौस्तुभ के माँ बाप दिवंगत हो चुके थे। कौस्तुभ और प्रिया स्वयं ही एक दूसरे की देखभाल करते थे। उन्होंने एक कामवाली रखी थी जो घर के साथ बाहर के काम भी कर देती थी। इससे उन्हें थोड़ा आराम मिल जाता था। मगर जब मोहित ने एमबीए की जिद की तो कौस्तुभ के लिए पैसे जुटाना एक कठिन सवाल बनकर खड़ा हो गया। कम से कम 3-4 लाख रुपए तो लगने ही थे। इतने रुपयों का वो एक साथ इंतजाम कैसे करता? तब प्रिया ने सुझाया, क्यों ना हम घर बेच दें। हमारा क्या है, एक छोटे से कमरे में भी गुजारा कर लेंगे। मगर ज़रूरी है कि मोहित ढंग से पढ़ाई लिखाई कर किसी मुकाम तक पहुँचे। शायद ठीक कह रही हो तुम, घर बेच देंगे तो काफ़ी रकम मिल जाएगी, कौस्तुभ ने कहा। अगले ही दिन से वो इस प्रयास में जुट गया। अंततः घर बिक गया और उससे अच्छी रकम भी मिल गई। उन्होंने बेटे का एडमिशन करा दिया और स्वयं एक छोटा घर किराए पर ले लिया। बाकी बचे रुपए बैंक में जमा करा दिए ताकि उसके ब्याज से बुढ़ापा गुजर सके। एक कमरे और किचन बाथरूम के अलावा इस घर में एक छोटी सी बालकनी थी, जहां बैठकर दोनों धूप सेक सकते थे। बेटे के एडमिशन के साथ खर्चे भी काफ़ी बढ़ गए थे, अतः उन्होंने कामवाली भी हटा दी और दूसरे खर्चे भी कम कर दिए। अब उन्हें इंतज़ार था कि बेटे की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए और वो उसके सपने को पूरा होते अपनी आंखों से देखें। फिर एक खूबसूरत सी लड़की से उसकी शादी करा दें और पोते पोतियों को खिलाएं। मगर एक दिन मोहित के आए फ़ोन ने उनके इस सपने पर भी पल में पानी फेर दिया। जब उसने बताया कि पापा, मुझे सिंगापुर में एक अच्छी जॉब मिल गई है और अगले महीने ही मैं हमेशा के लिए सिंगापुर शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या? सिंगापुर जा रहा है? पर क्यों बेटे? कौस्तुभ की ज़बान लड़खड़ा गई। अपने देश में भी तो अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, फिर तू बाहर क्यों जा रहा है? लपक कर प्रिया ने फ़ोन ले लिया। नहीं नहीं बेटा, इतनी दूर मत जाना, तुझे देखने को आंखें तरस जाएंगी। बेटा, तू हमारे साथ नहीं रहना चाहता तो ना सही, पर कम से कम इस शहर में तो रह। हम तेरे पास नहीं आएंगे, पर इतना सुकून तो रहेगा कि हमारा बेटा हमारे पास ही है। कभी कभी तो तेरी सूरत देखने को मिल जाएगी, पर सिंगापुर चला गया तो हम। कहते कहते प्रिया रोने लगी। ओ मम्मा, कैसी बातें करती हो? भारत में कितनी गंदगी और भ्रष्टाचार है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। विदेश से भी आना जाना तो हो ही जाता है।
कोशिश करूँगा कि साल 2 साल में एक दफ़ा आ जाऊँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। प्रिया के आंसू आंखों में सिमट गए। उसने रिसीवर रखा और बोली, वो फैसला कर चुका है। वो हमसे पूरी तरह आज़ादी चाहता है, इसलिए जाने दो उसे। हम सोच लेंगे, हमारी कोई संतान हुई ही नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के दुख दर्द में काम आएंगे, सहारा बनेंगे। बस ये खुशी तो है ना कि हमारी संतान जहाँ भी है खुश है। उस दिन के बाद कौस्तुभ और प्रिया ने बेटे के बारे में सोचना छोड़ दिया। 1 महीने बाद मोहित आया और अपना सामान पैक कर हमेशा के लिए सिंगापुर चला गया। शुरुआत में 2-3 माह पर एक बार फ़ोन कर लेता था, मगर धीरे धीरे उनके बीच एक स्याह खामोशी पसरती गई। प्रिया और कौस्तुभ ने दिल पर पत्थर की तरह कठोर कर लिया, खुद को और भी ज़्यादा कमरे में समेट लिया। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा मोहित का फ़ोन आया। एक बार अपनी शादी की खबर सुनाने को और दूसरी दफ़ा ये बताने के लिए कि उसका एक बेटा हो गया है जो बहुत प्यारा है। कौस्तुभ और प्रिया का शरीर अब जर्जर होता जा रहा था। कहते हैं ना कि आपके शरीर का स्वास्थ्य बहुत हद तक मन के सुकून और खुशी पर निर्भर करता है, और जब यही हासिल ना हो तो स्थिति खराब होती चली जाती है। यही हालत थी उन दोनों की भी। मन से एकाकी, दुखी और शरीर से लाचार। बस एक दूसरे की खातिर दोनों जी रहे थे, पूरी ईमानदारी से एक दूसरे का साथ दे रहे थे। एक दिन दोनों बाहर बालकनी में बैठे थे तो एक महिला अपने बच्चों के साथ उनके घर की तरफ आती दिखी। कौस्तुभ सहसा ही बोल पड़ा, उस बच्चे को देख रही हो प्रिया? हमारा पोता भी अब इतना बड़ा हो गया होगा ना। अच्छा है उसे हमारा चेहरा देखने को नहीं मिला, वरना मोहित की तरह वो भी डर जाता। कहते कहते कौस्तुभ की पलकें भीग गई। प्रिया क्या कहती, वो भी सोच में डूब गई कि काश मोहित पास में होता। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से दोनों की तंद्रा टूटी। दरवाज़ा खोला तो सामने वही महिला खड़ी थी, बच्चे की उंगली थामे। क्या हुआ बेटी, रास्ता भूल गई क्या? हैरत से देखते हुए प्रिया ने पूछा। नहीं माँ जी, रास्ता नहीं भूली, बल्कि सही रास्ता ढूंढ लिया है, वो महिला बोली। वो चेहरे से विदेशी लग रही थी, मगर भाषा, वेशभूषा और अंदाज बिल्कुल देसी था। प्रिया ने प्यार से बच्चे का माथा चूम लिया और बोली, बड़ा प्यारा बच्चा है। हमारा पोता भी इतना ही बड़ा है। इसे देखकर हम उसे ही याद कर रहे थे, लेकिन वो तो इतनी दूर रहता है कि हम आज तक उससे मिल ही नहीं पाए। इसे भी अपना ही पोता समझिए माँ जी। कहती हुई वो महिला अंदर आ गई। बेटी, हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि तूने हमारे लिए कुछ सोचा। कितने दिन गुजर जाते हैं, कोई हमारे घर नहीं आता। बेटी, आज तू हमारे घर आई तो लग रहा है जैसे हम अब भी जिंदा हैं। आप सिर्फ जिंदा ही नहीं, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती भी है। कहते हुए वो महिला सोफे पर बैठ गई और वो बच्चा भी प्यार से कौस्तुभ के बगल में बैठ गया। सकुचाते हुए कौस्तुभ ने कहा, अरे आपका बच्चा तो मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। घबराने की बात ही क्या है अंकल, बच्चे प्यार देखते हैं, चेहरा नहीं। ये तो तुम सही कह रही हो बेटा, पर विश्वास नहीं होता। मेरा अपना बच्चा जब इस उम्र का था तो बहुत घबराता था मुझे देखकर, इसीलिए मेरे पास आने से डरता था। दादा दादी के पास ही उसका सारा बचपन गुजरा था। मगर अंकल, हर कोई ऐसा नहीं होता, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारा सागर मोहित जैसा बने। इस बात पर दोनों चौंक कर उस महिला को देखने लगे तो वो मुस्कुराकर बोली, आप सही सोच रहे हैं। दरअसल मैं आपकी बहू सारिका हूँ और ये आपका पोता है सागर। मैं आपको साथ ले जाने के लिए आई हूँ। उसके बोलने के लहजे में कुछ ऐसा अपनापन था कि प्रिया की आंखें भर आईं। बहू को गले लगाते हुए वो बोली, मोहित ने तुझे अकेले क्यों भेज दिया, साथ क्यों नहीं आया? नहीं माँ जी, मुझे मोहित ने नहीं भेजा, मैं तो उन्हें बताए बगैर आई हूँ। वो 2 महीने के लिए पेरिस गए हुए हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसी बीच आपको घर ले जाकर उनको सरप्राइज़ दे दूँ। मोहित ने तो आज तक मुझे बताया ही नहीं था कि मेरे सास ससुर अभी जिंदा हैं। पिछले महीने इंडिया से आए मोहित के दोस्त अनुज ने मुझे आप लोगों के बारे में सारी बातें बताई। फिर जब मैंने मोहित से इस संदर्भ में बात करनी चाही तो उसने मेरी बात बिल्कुल ही इग्नोर कर दी।
तब मुझे ये समझ में आ गया कि वो आपसे दूर रहना क्यों चाहता है और क्यों आपको घर लाना नहीं चाहता। पर बेटा, हम तो खुद भी वहाँ जाना नहीं चाहते। हमें तो अब ऐसी ही ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है, कौस्तुभ बोला। मगर डैडी, आज हम जो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं सब आपकी ही देन है, और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आपकी खुशी का ख्याल रखें। जिस वजह से मोहित आपसे दूर हुए हैं, मैं वादा करती हूँ वो वजह ही ख़त्म कर दूँगी। मेरे अंकल एक बहुत ही अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन हैं और वो इस तरह के हज़ारों केस सफलतापूर्वक डील कर चुके हैं। कितना भी जला हुआ चेहरा हो, उनका हाथ लगते ही उस चेहरे को नई पहचान मिल जाती है। वो मेरे अपने चाचा हैं, जाहिर है कि वो आपसे फ़ीस भी नहीं लेंगे और पूरी एहतियात के साथ इलाज भी करेंगे। आप बस मेरे साथ सिंगापुर चलिए। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा दादा दादी के प्यार से वंचित न रहे, उसे वो खुशियाँ हासिल हों जिनका वो हकदार है। मैं नहीं चाहती कि वो मोहित जैसा स्वार्थी बने और हमारे बुढ़ापे में वैसा ही सुलूक करे जैसा मोहित कर रहा है। प्रिया और कौस्तुभ स्तंभित से सारिका की तरफ देख रहे थे। जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली थी और खुशियों की धूप उनके आंगन में सुगबुगाहट लेने लगी थी। बेटे ने नहीं, मगर बहू ने उनके दर्द को समझा था और उन्हें उनके हिस्से की खुशियां और हक दिलाने आ गई थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।